नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगल लिटरेसी और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज का विषय जितना चौंकाने वाला है उतना ही जरूरी भी। वैवाहिक संबंधों में हत्या के बढ़ते मामले। जहां विवाद को प्रेम, समझ और सहयोग का बंधन माना जाता है, वहीं अब इससे जुड़ी घटनाएं भयावह रूप ले रही हैं। जब जीवन साथी ही जीवन के लिए खतरा बन जाए तो ये समाज और कानून दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। इन्हीं सवालों पर आज हम बात करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं लीगल लिटरेसी की। और इस अहम और संवेदनशील विषय पर हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं हाई कोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी। इन्होंने विवाह कानून, दहेज हत्या और घरेलू हिंसा पर व्यापक रिसर्च भी की है, काम किया है और कई महत्वपूर्ण मामलों में न्याय दिलाने में इनकी अहम भूमिका है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो पर। नमस्कार मैम, जब विवाह जैसी पवित्र संस्था में ही हत्या जैसी जघन्य घटनाएं घटने लगे, जिस तरह से बीते 1-2 महीने के मामले सामने आए हैं, तो हमें क्यों और कैसे सचेत रहना चाहिए, आप मानती हैं? जी, जब हम क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, जब हम क्रिमिनल साइकोलॉजी देखते हैं, तो हमने ये देखा है कि जो एक व्यक्ति जो क्राइम की तरफ इंक्लाइन हो सकता है, वो किस चीज़ से इंस्पायर होता है? वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इंस्पायर होता है। वो पहले देखता है कि ये चीज़ हो रही है। जैसे हम मूवीज़ और टेलीविज़न शो में देखते हैं या मूवीज़ में एक बचपन से देखते आए हैं कि अगर कोई हीरो किसी को मार देता है और वो बहुत हीरोइक दिखाता है खुद को कि हाँ ये गलत कर रहा था, इसकी मैंने हत्या कर दी, अब मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ। तो ये चीज़ जो देखते हैं तो वो चीज़ जस्टिफाई करने लगता है एक क्रिमिनल साइकोलॉजी का इंसान कि ये जस्टिफिएबल है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको मैं मार डालूं। तो ये जब क्रिमिनल जो सेंसिटिव ब्रेन होता है, जो क्रिमिनल की जो साइकोलॉजी होती है, वो मिरर करती है उस चीज़ को, वो बिहेवियर पैटर्न्स को, वो खुद को वो उस रोल में प्ले करने लग जाता है। आजकल जैसे हमने जो केसेस देखे उसमें ये है कि लोग ये सोच रहे हैं कि हम विक्टिम हैं और हम अगर हत्या करेंगे तो ही हमको जस्टिस मिलेगा। तो ये गलत तरीके से वो अपब्रिंगिंग हुई होती है, या तो उसने जो सोसाइटी से पिकअप किया होता है वो बहुत गलत चीज़ों को, पैटर्न्स को पिकअप किया होता है। और क्रिमिनोलॉजी ये बोलती है न्यूरोनिक कनेक्शंस वैसे डेवलप हो जाते हैं, वो जस्टिफाई करता है, इवन उसको सज़ा भी हो जाती है। तो उससे भी कई ऐसी स्टडीज़ हुई हैं, उनसे पूछा गया है जो क्रिमिनल जो कन्विक्ट हुए हैं ऐसे ऑफेंसेस में, और वो उस वक्त भी जस्टिफाई करते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ इसलिए मैंने गलत किया। दूसरी बात है कि जब भी कोई क्राइम होता है उसके पीछे एक मोटिव होता है, या तो वो रिवेंज होता है, या फिर वो एक कोई गलत फहमी होती है, या फिर कोई लालच होता है, या फिर एक अनरीजनेबल जस्टिफिकेशन होता है अपने एक्ट का, या फिर हो सकता है कि जेन्युइन तरीके से प्राइवेट डिफेंस किया गया हो। तो ये चीज़ को आकलन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमारे लिए अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके आसपास जो लोग हैं वो किस चीज़ों को पिकअप कर रहे हैं आपको नहीं पता। बिल्कुल। इवन ह्यूमन बींग्स का जो बिहेवियर पैटर्न है वो भी मिरर इफेक्ट होता है। अगर मैं किसी एक सर्कल में रहती हूँ, अगर मैं एडवोकेट्स के सर्कल में रहती हूँ, तो मेरा ब्रेन डिफेंस की तरफ जाएगा। अगर मैं मर्डरर्स के सर्कल में रहती हूँ तो मैं खुद भी मर्डर बन जाऊंगी। मैं चोरों के सर्कल में रहती हूँ तो मैं चोर बन जाऊंगी। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, और क्रिमिनल साइकोलॉजी मोस्टली यही देखी जाती है कि ऐसे लोग जस्टिफाई करते हैं अपने क्राइम को। कोई भी क्रिमिनल आज तक मैंने जितना देखा है उसने ये नहीं बोला मुझसे गलती हो गई, वो लास्ट मोमेंट तक खुद को यही जस्टिफाई करेगा, बचने की कोशिश जरूर करेगा क्योंकि दंड है। तो इसीलिए ये सचेत रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये क्राइम रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। दूसरी बात है मूवीज का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, और यहाँ पे जो आजकल मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप्स में चीटिंग का जो चीज़ हो गया है, तो चीटिंग का उनको ये सोल्यूशन दिख रहा है मोस्टली, जैसे क्रिमिनल्स को ये दिख रहा है कि मैं मर्डर कर दूं, या फिर दूसरी बात शादी ही इस पर्पज से की जा रही है कि ये बहुत अमीर है, इसके पैसे मुझे मिल जाएंगे, ये मर जाएगा। तो ये सारी ऐसी चीजें, साइकोलॉजिकल चीजें होती है, इसीलिए सचेत रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी अमित। तो हम कह सकते हैं कि एक नहीं बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स इसके पीछे काम करते हैं, और इस तरह से साइकोलॉजी होती है इस तरह के क्रिमिनल्स की, जस्टिफाई करते हैं, लेकिन दंड मिलेगा इस वजह से एक डर भी रहता है, और अपने आप को वो गलत साबित नहीं होने देने के लिए हर कोशिश करते हैं कि किसी तरह से बच जाए। लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और शिकंजा उन पर कसी जाता है। वैवाहिक हत्याओं पर जिस तरह से मैम हम बात कर रहे हैं आज, तो इनकी गंभीरता क्या है, और अभी तक जो एक स्टैटिस्टिक्स सामने आए, जो आंकड़े हैं, वो किस तरह के सिग्नल्स दे रहे हैं?
जी, क्योंकि हमारी सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा अभी सोशल मीडिया की तरफ जा रही है और काफ़ी चीज़ें लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, उसके अनुसार 2022 में ही 28,522 हत्या की गई है। उस हत्याएं की मामले जो हैं वो दर्ज हुए हैं। साथ ही साथ जो पारिवारिक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में 2,821 हत्याएं हुई हैं और प्रेम संबंध मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट इसमें ही ज़्यादातर हत्याएं हुई हैं। 2022 में 270 पत्नियों की उनके पतियों द्वारा हत्या की गई है और 2020 में पतियों की उनकी पत्नियों द्वारा हत्या दर्ज की गई है। तो इस तरीके से आप स्टैटिस्टिक देखेंगे तो ये काफ़ी लार्ज नंबर है और ये पहले नहीं हुआ करता था। पहले विवाह को पवित्र माना गया था, जीवन भर साथ निभाने की कस्में होती थी, लेकिन ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट और लव अफेयर्स में आज की डेट में इतना वायलेंस क्यों हो गया, ये बहुत गहन चिंता का विषय है और इस पर चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी अमित। बिल्कुल, और आज इसी विषय पर हमारी चर्चा भी हो रही है। और मैम, अगर हम कारणों की बात करें तो अभी तक कौन कौन से ऐसे कारण, फैक्टर सामने आए जो इस तरह के जो मर्डर्स उनके पीछे होते हैं? जी, जैसे हमने क्रिमिनल साइकोलॉजी की बात की थी जी। जब पुराना समय, हम कुछ साल पहले 10-20 साल पुरानी बात अगर करते हैं तो डाउरी की बहुत ज्यादा डिमांड्स हुआ करती थी। दहेज प्रताड़ना बहुत ज्यादा आम हुआ करती थी महिलाओं के लिए। तो डाउरी डिमांड में डाउरी डेथ्स काफी ज्यादा देखी जाती थी, जलाकर मार दिया, गला घोट कर मार दिया। रिसेंटली अभी पंजाब के ही केस में जहर देकर मार दिया। वो प्रेग्नेंट थी, शादी के 5 महीने ही हुए थे। तो डाउरी डिमांड के कारण डेथ होते थे। आज की डेट में डाउरी कम हो गया है, उसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ये काफी ज्यादा कॉमन हो गया और ये ज्यादातर तब से देखा गया है जब एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज किया गया था 2019 में। उसके बाद से लोग ये सोच रहे हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना तो हमारा लाइसेंस है, क्योंकि अब तो ये क्राइम नहीं है। तो ये चीज एक काफी ज्यादा इफेक्ट नेगेटिव सोसाइटी पे गया है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आजकल बहुत कॉमन है, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया गया है। अब वो पवित्रता जस्ट वन पर्सन के साथ जीवन बिताने वाला आजकल ये कॉमन नहीं देखा जा रहा है। थर्डली, आप देखेंगे डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं कि हस्बैंड अपने वाइफ के साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, तो ऐसी घटनाओं में भी डेथ्स हो जाती हैं कई बार महिलाओं की। साथ ही साथ आजकल रिवर्स भी हो रहा है, महिलाएं भी अपने हस्बैंड के साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर रही है और ऐसे अपराध भी पंजीबद्ध हो रहे हैं। तो ये कुछ है। दूसरी बात है कि मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में एक ईगो और सेकेंडली मानसिक जो अस्थिरता होती है वो, और जो हमने शुरुआत में चर्चा की एक क्रिमिनल साइकोलॉजी, वो भी, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। क्योंकि अभी जैसे कई लोगों ने ये न्यूज़ देखा है, जो पत्नी ने अपने पति की हत्या की, उसके बाद और क्राइम रेट्स इसी टाइप के रजिस्टर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग उसी चीज़ों को देख करके इंस्पायर होकर के वो कृत्य को कर रहे हैं। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जिससे वो मोटिवेट होकर के क्रिमिनल्स जो है वो ये क्राइम को कमिट कर रहे हैं। जी अमित। बिल्कुल मैम, जिस तरह से आपने कुछ देर पहले दहेज का जिक्र किया, तो दहेज पहले भी होता था, अभी भी कुछ जगहों पर देखने को मिल रहा है, लेकिन भारतीय कानून में कैसे इसे समय समय पर परिभाषित किया गया है और वर्तमान में कानून इसके लिए क्या कहता है? जी, जब हम दहेज मृत्यु की बात करते हैं, जब हम 498A जो एक धारा हुआ करती थी, वो 498A में ये बोला जाता था कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी महिला स्पेसिफिकली उसमें बताया गया है कि महिला को क्रुएल्टी की जाती है पति या ससुराल वालों के द्वारा, तो वो 498A का अपराध पंजीबद्ध करा सकती है। और ये क्यों करा सकती है? ये प्रिवेंटिव है कि आगे चल के उसके साथ डाउरी डेथ ना हो। आज भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 में डाउरी डेथ परिभाषित है, जिसमें यह बोला गया है कि विवाह के 7 साल के अंदर अगर किसी महिला की डेथ होती है तो ये प्रिजम्पशन है कि दहेज की डिमांड से ही वो डेथ हुई है। वो जो डेथ अननेचुरल डेथ अगर होती है तो नेचुरल डेथ के लिए नहीं है, अननेचुरल डेथ अगर होती है, अप्राकृतिक मृत्यु अगर होती है तो वो दहेज की डिमांड के अनुसार ही हुई हो, ऐसा प्रिजम्पशन है। तो ये जो डाउरी की प्रॉब्लम थी, ये आज भी देश में है, कई छोटी जगहों पे है, बड़ी जगहों पे ये इरेडिकेट हो चुका है। डाउरी अभी ज़्यादा नहीं देखी जाती है। अगर डाउरी मांगी जाती है या दी जाती है तो वो उसको भी अपराध की कैटेगरी में उसको डिफाइन कर दिया गया है। तो इसीलिए अगर हम भारतीय न्याय संहिता का अवलोकन करें तो डाउरी डेथ का प्रावधान अभी भी स्ट्रिक्ट है, उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का प्रावधान है। 7 साल से आजीवन कारावास तक का इसमें दंड हो सकता है। जी अमित। जी, और जिस तरह से हत्याओं की बात होती है मैम, तो क्या ये अचानक
हो जाती है या पहले से किसी तरह की चेतावनी, कुछ सिग्नल्स मिलते हैं? जी, जैसे मैंने आपको डाउरी डेथ के एग्जाम्पल के वक्त में बताया कि ये पहले क्रुएल्टी होती है। जैसे कोई शादी होकर के महिला आई है, उसके साथ में अगर क्रुएल्टी हो रही है, अगर ताने दिए जा रहे हैं या फिर बुरा भला बोला जा रहा है, दहेज की डिमांड की जा रही है और ये सारी चीज़ें की जा रही है, तो उससे उसको सचेत हो जाना चाहिए कि आगे ये मैटर या तो बढ़ सकता है या फिर अगर इस पर वो आवाज़ उठाती है तो वो मैटर क्लोज हो सकता है। तो ये इम्पल्सिव तो नहीं होता। कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें इम्पल्सिव डेथ्स भी हो जा रही हैं, लेकिन कई ऐसे केस होते हैं जिसमें वार्निंग्स होती हैं, वार्निंग अलार्म्स होते हैं कि शादी के पहले आजकल जांच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है कि जिस व्यक्ति से आप विवाह कर रहे हैं तो उसकी साइकोलॉजी कैसी है, क्या वो डाउरी डिमांड के लिए है या फिर वो आपके कोई मॉनेटरी बेनिफिट के लिए है या कोई अदर बेनिफिट के लिए है, या ये सारी चीज़ों को देख करके ही विवाह आज के डेट में करना चाहिए। ना सिर्फ विवाह ही नहीं, बाकी हर एक डिसीजन भी सोच समझ कर ही लेना चाहिए। जी अमित। बिल्कुल मैम, विवाह में हिंसा का शिकार व्यक्ति चाहे महिला हो या पुरुष, वो किस तरह के कानूनी उपाय कर सकता है? जी, महिलाओं के लिए तो कई सारे ऐसे कानून हैं जो वो अपने पुलिस को शिकायत कर सकती है। सबसे पहले पुलिस को सचेत कर सकती है कि मेरे साथ ये चीज़ हो रही है। तो सेकेंडली उसके लिए फेवरेबल कई सारे कानून हैं। प्रिवेंशन ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, साथ ही साथ 498A का एक क्लॉज है जो किया जा सकता है। उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। तो ऐसे कई सारे अधिनियम हैं जो महिलाओं की सेफ्टी के लिए। लेकिन दुखद बात यह है कि पुरुषों की सेफ्टी के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत पुरुष भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, परंतु आज की डेट में देखा जा रहा है तो उस पर उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं दिख रहा है। तो पुरुषों के फेवर में ऐसा कोई कानून नहीं है जब तक आज पिछले 2 महीने में जो घटनाएं हुई हैं वो ना हो जाए। वो उस लेवल तक पहुंच चुका है कि अब पुरुषों के लिए कानून बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जैसे ही महिलाओं के लिए कानून है वैसे पुरुषों के लिए भी कानून होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कोई विशेष कानून पुरुषों के लिए नहीं है मैम, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो मर्डर में जो धाराएं लगती हैं वही इसमें भी लागू होती है। जी, ये हमारी भारतीय न्याय संहिता वो जेंडर न्यूट्रल है इन ऑफेंसेस में। जैसे मर्डर के लिए 302 का धारा है जिसको अभी भारतीय न्याय संहिता में 103 कर दिया गया है। उसमें डेथ पेनल्टी तक का प्रावधान है। साथ ही साथ अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है तो डेथ पेनल्टी, अदरवाइज लाइफ इम्प्रिजनमेंट का उसमें प्रोविजन है। उसी के साथ साथ ये नॉन बेलेबल है और गंभीर प्रकृति का अपराध है। तो क्योंकि डेथ कॉज हुई है तो उसमें जेंडर न्यूट्रल होकर के धाराएं भारतीय न्याय संहिता की लागू होगी। लेकिन जो स्पेसिफिकली जो अलार्म वाली, जो प्रिवेंशन वाली जो धाराएं हैं वो पुरुषों के फेवर में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के फेवर में है। जी बिल्कुल, महिलाओं के फेवर में बहुत सारे कानून भी हैं, धाराएं भी हैं। लेकिन यदि कोई महिला आत्महत्या कर लेती है और पति निर्दोष है तो किस तरह से अपनी बेगुनाही वो साबित कर सकता है? और पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि उसे दोषी कब माना जा सकता है? जी, जब हम लॉ की बात करते हैं तो प्रिजम्पशन ये लॉ पहले से ले लेता है, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट में ये बताया गया कि शादी के 7 साल के अंदर अगर पत्नी की अननेचुरल डेथ होती है तो वो डाउरी की डिमांड के कारण हुई होती है। ऐसा एक प्रिजम्पशन है, क्योंकि उस समय जब ये कानून था, जब ये कानून बना था तब ये स्थिति परिस्थिति थी। परंतु ये प्रिजम्पशन रिबर्टेबल प्रिजम्पशन है, यानी इसका खंडन किया जा सकता है। जब विचारण होता है तो आप पर्याप्त साक्ष्य देंगे, गवाह देंगे और तथ्य देंगे, और कुछ साक्ष्य जो अभियोजन द्वारा, जो पीड़िता जो डेथ हो गई है जिसकी, उसके द्वारा जो साक्ष्य दिए गए हैं उसको अगर आप तोड़ते हैं, उसका अगर आप खंडन करते हैं या फिर उसको इनएडमिसिबल बना देते हैं, जो ट्रायल के दौरान होगा, जब केस चलता है उसके दौरान होगा, तब आप बिल्कुल निर्दोष साबित हो सकते हैं। क्योंकि प्रिजम्पशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि इससे बच के निकलने का रास्ता नहीं है। अगर आप निर्दोष हैं तो आप डेफिनेटली उससे बचकर निकल सकते हैं, क्योंकि कानून भले ही स्ट्रिक्ट है लेकिन थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है कि पॉसिबिलिटी हर तरीके की हो सकती है, आप निर्दोष भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल, ताकि आपको अपनी बात रखने का भी मौका मिले। अगर आप निर्दोष हो तो बेगुनाही आपकी साबित हो सके। मैम, यदि संदेह हो कि विवाह में हत्या हुई है तो जांच का प्रोसेस क्या होता है, क्या प्रक्रिया होती है इसकी? जी, जब हम ये बोलते हैं कि अगर हत्या हुई है तो सबसे पहले पुलिस के पास में शिकायत होगी। पुलिस जाएगी क्राइम स्पॉट में जितने भी एविडेंसेस है उसको कलेक्ट करेगी, फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट करेगी, विटनेसेस इकट्ठा करेगी और उसमें पंचनामा बनाएगी। पंचनामा बनाने के बाद में एक चालान पूरा बनेगा जिसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट्स होंगी, बयान होंगे, मुलजिमों का कथन होगा, अरेस्ट होगा, अरेस्ट होने के बाद में सीजर होगा, मर्डर अगर हुआ है तो मर्डर वेपन सीज होगा,
मर्डर वेपन सीज होगा, या फिर उससे कन्फेशन अगर आता है तो कन्फेशन से जो चीज़ें निकल के आती है उसको फॉलो करती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान। और उसको जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी पति ने चाकू से हत्या की है तो उसने अगर कन्फेस भी कर दिया है और वो चाकू नहीं बरामद हुआ तो वो मर्डर प्रूव हो नहीं पाएगा। तो अगर कन्फेशन में ये बोलता है कि मैंने हत्या करने के बाद चाकू को अपने बैकयार्ड में फेंक दिया था, तो वो चाकू जब्त होगा। चाकू जब्त होने के बाद में उसमें उसके फिंगरप्रिंट्स दिखेंगे। फिंगरप्रिंट्स दिखने के बाद में इम्प्लीकेशन जाएगा कि इस व्यक्ति ने ही मर्डर किया है, और उसका अगर रिबटल, उसका अगर खंडन ट्रायल के दौरान नहीं हुआ होता है तो फिर उसमें दोषी साबित किया जा सकता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है कि सबसे पहले आपको पुलिस के पास जाना है, और अगर आपको छोटी से छोटी क्रुएल्टी भी हो रही है तो भी आपको पुलिस में पहले से सूचना देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके केस को आगे चल के हेल्प मिलती है अगर आप हर एक स्टेज में पुलिस वालों की सहायता लेते हैं तो। जी अमित। बिल्कुल। और मैम इस तरह से वैवाहिक हत्याओं में जो पक्ष मारा जाता है, जो व्यक्ति मारा जाता है, तो उसके परिवार के पास किस तरह के कानूनी विकल्प होते हैं, अधिकार होते हैं? जी, जब हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं, उसके परिवार की बात करते हैं, तो क्योंकि व्यक्ति जा चुका है तो उससे संबंधित उसको बस न्याय की अपेक्षा होती है कि उसके जो दोषी हैं वो उसमें दंडित हो। तो परिवार को उसमें ऐसा कोई बेनिफिट तो नहीं मिलता है, बस ये बेनिफिट मिलता है कि जो अक्यूज्ड है उसको पेनल्टी हो। क्योंकि हमारी लिटिगेशन में, ट्रायल में समय लग सकता है, इसमें देरी हो सकती है, लेकिन न्याय जो है वो सबके लिए न्यूट्रल है, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। जी अमित। बिल्कुल। और पहले ऐसा देखा जाता था कि अक्सर इस तरह के जो मामले होते थे मैम, उसमें महिलाएं ही पीड़ित होती थी, लेकिन जैसे कि आपने भी बताया और खबरें भी हम प्रसारित करते हैं कि अब पुरुष भी इसका शिकार बन रहे हैं, तो एकाएक इस तरह के जो मामले उसमें वृद्धि आई है, इसके पीछे क्या कारण देखा गया है? जी, आजकल क्योंकि हम देख रहे हैं जेंडर इक्वालिटी की बहुत ज़्यादा बात होती है, फेमिनिज्म की बहुत ज़्यादा बात होती है, तो वो चीज़ का मिसयूज क्यों हो रहा है, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये अचानक से ऐसे मामले क्यों आ रहे हैं। क्योंकि अपने आप को एंटाइटल्ड बताने लग गए हैं लोग कि अगर किसी महिला का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वो ये चीज़ को जस्टिफाई करने लग गई है कि ये व्यक्ति को रास्ते से हटा दिया जाए, अपने पति को रास्ते से हटा दिया जाए, तो फिर वो अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी सकती है। दूसरी बात, ये लालच से मोटिवेटेड चीज़ें हो गई हैं, और महिलाओं के खिलाफ अचानक से ऐसे मामले देखने को इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि महिलाओं की साइकोलॉजी उस तरफ डेविएट कर दी गई है, महिलाओं ने खुद से ही डेविएट कर दी गई है। ये तो मेरा सबसे बड़ा आपको सजेशन होगा कि आप स्रोत बनिए समाज में चेंज का, ना कि आपको समाज अपने हिसाब से चेंज करे। क्योंकि ये क्राइम रेट्स क्यों बढ़ रही हैं, क्योंकि महिलाएं अपने आप को सही और गलत का डिफरेंस नहीं बता पा रही हैं फिलहाल। पहले डाउरी को सही माना जाता था, इसीलिए उसको प्रथा बनाई गई थी। पहले सती प्रथा को प्रथा माना जाता था, इसीलिए उसके खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई। अब महिलाओं को ये समझना है कि डेथ कॉज करना आपके फेमिनिज्म का पार्ट नहीं है। आपको आपके पास लीगल रेमेडीज इतनी होती हुए भी आप क्राइम की तरफ क्यों रुख कर रही हैं, आपको खुद से प्रश्न करना है और अपने आप को सही गलत सिखाना है। खुद को आप फेमिनिज्म अगर आप बोलते हैं तो अपने आप को एजुकेट करें, लिटरेट करें और अपने आप को समाज में चेंज का जरिया बनाएं, ना कि खुद समाज में नेगेटिविटी फैलाएं। जी अमित। बिल्कुल, ये बहुत सही बात मैम आपने कही है कि आपको कहीं ना कहीं एक दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत साबित होना है, एक प्रतिबिंब आपको समाज का बनना है। मैम, वैवाहिक हत्याओं का समाज और पारिवारिक ढांचे पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है? जी, जब वैवाहिक हत्या होती है तो आज आपने भी ये न्यूज़ देखी, हमने भी ये न्यूज़ देखी, हमें खुद इतना ज़्यादा इफेक्ट हुआ जबकि हम इस फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो ये चीज़ एक कॉमन मैन जिसको ना कानून से लेना देना, ना किसी चीज़ से लेना देना, सीधा साधा इंसान, उसके ऊपर कैसा इम्पैक्ट करेगा वो आप सोच सकते हैं। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो कॉमन एक रोज़मर्रा का काम करने वाला व्यक्ति हो, तो ये समाज में एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही देता है, क्वेश्चन मार्क लाता है। पहले का अगर आप ज़माना देखेंगे कि ट्रस्ट बहुत अच्छे से लोग करते थे, मिलजुल कर रहते थे, प्रोग्रेसिव होते थे। और आज की डेट में आपको अगर कुछ भी परचेज करना है या फिर आप सोसाइटी में जा रहे हैं या आप नए रिश्ते जोड़ने जा रहे हैं तो उसमें भी आपके दिमाग में 100 तरह के सवाल आ रहे हैं, आपकी सेफ्टी का आपको क्वेश्चन आ रहा है। तो समाज में इतना ज़्यादा जहर घुल चुका है कि जो आपराधिक मानसिकता वाले लोग हैं उन्होंने, जैसे साइबर क्राइम इतनी ज़्यादा हो गई है कि आज की डेट में आपको एक एक ट्रांजैक्शन करने में सोचना पड़ रहा है। वैसे ही जब लाइफ के बड़े डिसीजंस लेने होते हैं तो उसमें भी आपको कई दफ़ा सोचना पड़ रहा है, क्योंकि आज की सोसाइटी को इस तरीके से करप्ट कर दिया गया है। जी अमित। बिल्कुल, कानूनी तौर पर तो बहुत सारे विकल्प इसके लिए हैं मैम, लेकिन समाज अपने स्तर पर इस तरह के जो अपराध होते हैं उनकी रोकथाम के लिए क्या कर सकता है? जी, इसके लिए तो मैं सबसे बड़ा मेरा यही सजेशन होगा कि अपने घर से शुरुआत करिए, अपने घर में लिटरेसी इस चीज़ की बढ़ाएं
कि क्या सही है क्या गलत है। अपने बच्चों को एजुकेट करिए, स्कूल्स में एजुकेशन प्रोवाइड कराइए, सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिव चीज़ें फैलाइए। अगर कुछ अच्छा है तो उसका आप प्रचार प्रसार करिए ताकि और लोग इससे इन्फ्लुएंस ना हो, और जो गलत हो रहा है उससे सचेत ज़रूर रहिए। लेकिन उसके अलावा आप सोसाइटी एज अ सोसाइटी मिलजुल करके, कम्युनिटी बना करके उसको इरेडिकेट करने के लिए प्रयत्नशील रहिए और सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ फोकस रहिए। और जब ये इस तरीके की कोई घटना होती है, ये घोर निंदनीय घटना है, लेकिन इन घटनाओं को अपने ऊपर अफेक्ट मत होने दीजिए, ना ही अपने आसपास के लोगों के ऊपर अफेक्ट होने दीजिए। जी अमित। और मैम, इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि कानूनी जानकारी कैसे समाज को सुरक्षित और न्याय संगत बना सकती है। जी अभी अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जिनसे हमारी ऐसे चर्चा अगर होती है तो वो ये बोलते हैं कि उसने तो मेरा पैसा खा लिया, तो मैंने उसको मार दिया, तो मेरे साथ उसने गलत किया तो मैंने उसको मार दिया। इस तरीके की साइकोलॉजी लोगों की दिखती है। लेकिन हम उनको यही समझाते हैं कि अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो तुमने न्याय का रास्ता क्यों नहीं अपनाया। तुमने क्राइम तो किया, तो तुम क्राइम को जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी भी XYZ एक्सक्यूज के लिए। क्राइम कभी भी किसी भी भारतीय न्याय संहिता हो या कोई भी कोडिफिकेशन हो, चाहे वो संविधान हो, हमारा जो कानून का स्रोत है उसमें ये चीज़ कहीं पे भी नहीं दी गई है कि आप किसी भी क्राइम को जस्टिफाई करें। क्राइम का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता है, और ये चीज़ के लिए क्रिमिनल्स को भी, लोगों को भी अपने आप को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। हर किसी को एजुकेट करना ज़रूरी है कि देयर इज़ नो एक्सेप्शन, कि आप अपने आप को एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं कि ये क्राइम मैंने इसलिए किया नहीं होता है। आपने क्राइम किया है, यही कानून देखता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन जो जुर्म है वो जुर्म ही होता है। जी मैम, क्या कोई ऐसा केस है जो न्यायिक उदाहरण बन गया हो? जब हम कोडिफिकेशन की बात करते हैं, ऐसा कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है जो स्पेसिफिकली महिलाओं को टारगेट करे कि अगर वो कोई वाइफ अगर अपने हस्बैंड को मारती है तो उसके ऊपर ये कानून लागू हो। लेकिन ऐसे लैंडमार्क केसेस है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या के जो आरोपी हैं उनकी जमानत को रद्द किया है। और दहेज हत्या क्योंकि पहले जमाने में बहुत ब्रूटली की जाती थी, तो ऐसे डाउरी डेथ के केसेस को काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट किया है, प्रिजम्पशन भी उसमें स्ट्रांग लिया है। तो ऐसे कई ऐसे केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्ट्रिक्ट लैंडमार्क्स बनाए हैं। साथ ही साथ अभी जो आफ्ताब वाला जो केस हुआ था जिसमें पीसेस में कट करके दिल्ली का, तो वो आफ्ताब वाले केस में भी देखा जा रहा है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, वो ब्रूटली मर्डर किया गया है। तो उस पे भी घोर निंदा की गई है, कॉग्निजेंस लिया गया कोर्ट के द्वारा, और कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेने के बाद में उसमें स्ट्रिक्ट पेनल्टीज के लिए उसमें प्रावधान किए। अभी फिलहाल उसमें डिसीजन आया नहीं है, बट स्टिल उसमें संभावना है कि उसमें स्ट्रिक्ट पेनल्टी दी जाएगी, इवन मे बी डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे लैंडमार्क्स जजमेंट देता रहता है ऐसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में। जैसे रिसेंटली छोटी बच्चियों के पॉक्सो के केसेस में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट पेनल्टीज इंट्रोड्यूस की है। इवन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में भी ये 2018 का जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें भी डेथ पेनल्टी इंट्रोड्यूस कर दी गई है। तो ऐसे केसेस जब होते हैं, प्रियंका वाला जो केस हुआ था, जो वेस्ट बंगाल का जब भी केस हुआ था, वो भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। तो ऐसे केसेस को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस लेने के बाद में उसमें स्ट्रिक्ट पेनल्टीज इंपोज करती है। तो ऐसे लैंडमार्क, इसको आप लैंडमार्क ही समझे, क्योंकि न्यूज में आता है और उसके बाद जजेस उसको देखते हैं और उसके बाद उस पर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज इम्पोज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्राइम होने के बाद में कोई भी बच के निकल जाए, उसमें कठोर से कठोर दंड बिल्कुल मिलता है। जी अमित। बिल्कुल मैम, आखिर में आप आम दर्शकों को क्या अंतिम कानूनी और सामाजिक संदेश देना चाहेंगी? जी जब हम ये समाज को सुधारने के लिए बीड़ा उठाते हैं एज एन एडवोकेट भी, और समाज में रहने वाले सामाजिक व्यक्ति भी, जब हम अब ये चीज़ों को देखते हैं तो हमें भी काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, काफ़ी पीड़ा होती है कि समाज में ये क्या हो रहा है। तो हम ये बोलना चाहेंगे कि अपने आप को एजुकेट करके रखें, कानून की जानकारी रखें, और अपने आप को जस्टिफाई, कोई भी क्रिमिनल अगर है तो वो अपने आप को जस्टिफाई कभी भी ना करे कि ये रीज़न से हमने क्राइम किया। अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो पैसे की मजबूरी थी, इस वजह से मैंने चोरी की, तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। चोरी किसी भी मकसद से की गई हो, चोरी चोरी होती है। मर्डर किसी मकसद से किया होगा, मर्डर होता है। तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि ग्राउंड लेवल से, अपने बच्चों से लेकर के, अपने परिवार वालों से लेकर के, हर कोई एक स्रोत बने और अपने आसपास के इन्वायरमेंट को सुधारे। सोशल अगर इन्वायरमेंट सुधरेगा तो धीरे धीरे समाज भी सुधरेगा, और जो
नेगेटिविटी फैल गई है उसको भी इरेडिकेट करने की हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम ये चीज़ों को अब एकदम स्टार्ट होते ही स्टॉप कर दें। और जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढ के अपराध ज़रूर करेंगे, तो उनको स्टॉप करने के लिए भी आपको सचेत रहना होगा। उनके खिलाफ तुरंत से तुरंत FIR दर्ज करानी होगी। अगर अलार्मिंग स्टेज है, अलार्मिंग स्टेज में भी आपको किसी ना किसी ऑफिसर को बताना होगा, पुलिस ऑफिसर को बताना होगा, ताकि उसको रोका जा सके। तो आपको अलर्ट रहना होगा। आपकी सेफ्टी और आप समाज का प्रोग्रेस सब कुछ आपके हाथों में। जी अमित। बिल्कुल। तो यदि हम अपने आसपास किसी विवाह में हिंसा या अत्याचार देखें तो चुप न रहें, कानून और संविधान दोनों साथ लेकर चलें। हम उम्मीद करते हैं कि यह साक्षात्कार न केवल पीड़ितों को जागरूक करेगा बल्कि समाज को भी सोचने पर मजबूर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने आज इस गंभीर और संवेदनशील विषय पर स्पष्ट, सटीक और कानून आधारित जानकारी दी। नमस्कार। लीगल लिटरेसी में आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगली बार एक और अहम विषय पर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।